अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के फ्रेश सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशनाज। आज के शो में सबसे पहले मेहमानों को तारुफ कराए देते हैं। अबू ज़र सलमानियाजी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आइनी और कानूनी माहिर हैं। अदनान नादिर साहब मुमताज़ तज़ियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब और राना बशीर साहब हस्ब मामूल हमारे शो की जीनत। मामला कुछ यूँ है कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। ये एक्सपेक्ट किया जाता है हर हुकूमत के बदलते ही कि शायद कुछ रिलीफ हो। जैसे हर बजट से पहले ये खाम ख्याली आम तस्वुर की जाती है कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबरें होंगी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। इसी तरह हुकूमतों की तब्दीली के हवाले से भी अब ये महज एक छलावा ही हो सकता है या एक खुशफहमी गलत फहमी हो सकती है कि आप ये उम्मीद लगाएं कि आवाम तक कोई रिलीफ पहुंचेगा। यही वजह है कि जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ ऊपर वाला तबका है जो तमाम लग्जरीज इंजॉय करता है, या निचला तबका है जो पिसता ही जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर जो कि तकरीबन बम बनकर गिरी निगरानों के आते ही पेट्रोलियम मसवाद की प्राइसेस में जो बड़ा इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगस्त का महीना शुरू हुआ है और अब तक 37 रुपये तकरीबन पेट्रोल प्राइस बढ़ चुकी है। और सिर्फ पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ती, दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो जाती हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त है। और हर बार बहाना ये बनाया जाता है हुकूमतों की जानिब से कि वो आवाम को रिलीफ देने की भरपूर एफर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, मुश्किलात से निकाल लिया। लेकिन इस बात का फैसला कौन करेगा कि ऐसा हो भी पाया या नहीं। जाते जाते जो हुकूमत है गुज़श्ता, उसके कुछ रहनुमा कुछ एतराफ़ करके गए, लेकिन वो किस काम का? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सुने। 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। मीनवाइल आज के दिन कोई खबर अच्छी नहीं है। हम देख रहे हैं डॉलर प्राइस में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। IMF डील के बाद कहा जा रहा था हालात कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। शायद रेस लगी है डॉलर और पेट्रोल प्राइस के दरमियान। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का मनफी रुझान रहा और मईशत की जो नाजुक हालत है वो अब निगरानों के पेश नज़र है, निगरानों के सामने है। और इन फैसलों का बार कौन उठाएगा? सोलंकी साहब, ये जो निगरानों के दौर में इकदाम हो रहे हैं या हालात की खराबी होने जा रही है मजीद, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, जो आसान बात है वो ये है कि हम इस्तेलाह इस्तेमाल करें जी पेट्रोल बम हो गया तो फलां हो गया और निगरानों ने क्या करना है। लेकिन आप और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि ये बताएं कि जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है। आप सीधे आ जाएं पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है 20 रुपए के करीब डीजल और पेट्रोल पे, तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो तो यही है कि ये नहीं हो सकता कि आप महंगा तेल ख़रीदें और सस्ता बेचें। ये जो आपके पास गर्दिशी कर्जे हैं हर शोबे में, उसकी वजह यही है। तो जो पिछले 15 रोज़ में जो दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और साथ ही जो रुपए की बेकदरी हुई है पिछले 2 हफ्तों में, ये भी और ये भी ज़हन में रख लें कि जब डार साहब थे तो जो इवैल्यूएशन थी, जो बेकदरी थी रुपए की, उसका जो जितना तनासुब उन्होंने मुंतकिल करना था लोगों तक, वो उन्होंने कम मुंतकिल किया। तो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अब निगरानों ने तो इलेक्शन में नहीं जाना, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो है जो डिवैल्यूएशन का जो बोझ है वो भी और जो महंगा तेल है उसका बोझ भी वो लोगों पर डाल दिया है। अच्छा। जाहिर है उसके नतीजे में अफरात-ए-ज़र होगी, जाहिर है कि लोग चिल्लाएंगे। लेकिन क्या मैं ये तवक्कुर रखूं इस निगरान हुकूमत से कि आप जो है वो वही करें जो कि PTI हुकूमत ने अदम एतमाद से पहले किया था जाते जाते? ये नहीं हो सकता। तो ये है तो बहुत मुश्किल, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो ये नहीं है कि जी ये महंगी चीज़ें हैं। बात ये है, बुनियादी मसला ये है कि आपके जो बुनियादी जो मुआशी मसाइल हैं मईशत के, वो आपने हल नहीं किए। पाकिस्तान के जो गरीब है उसका हाल बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत का है कि आपके पास जो खर्च करने के लिए पैसे कम हैं और आपके अखराजात ज़्यादा हैं। तो हुकूमत तो जाके कर्जे लेगी, गरीब आदमी किससे लेगा? वो है असल मसला। लेकिन घूम फिर के हमें मईशत पे गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी
ये बुनियादी इस्लाहात किसने करने हैं, क्योंकि पिछले 15 महीने में तो नहीं हुआ। इस्लाहात शायद अब किसी के बस की बात ही नहीं रही, लेकिन अदनान नादिर साहब, हुकूमतें आती इसलिए हैं कि उन्होंने हुकूमत करनी है और इसी तरह की चीज़ें मैनेज करनी है जिससे आम आदमी को गर्ज नहीं है कि मिसमैनेज्ड है हमारी इकोनॉमी या हमारा बजट या अनडॉक्यूमेंटेड है हमारी इकोनॉमी। आम आदमी को इससे क्या? आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। तो अगर हुकूमत ये नहीं कर पाती तो फिर क्यों लोग इक़्तिदार के सिंहासन पे बराजमान रहते हैं और जाते जाते कहते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, और आने वाली हुकूमत कहती है कि हमें बहरान विरसे में मिले। देखें, हुक्मरान तो हुक्मरान होते हैं, बेचारी रियाया है, उसके साथ आप जो मर्जी करें। रियाया 80% से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो तो रियाया हैं, शहरी नहीं हैं। उनके क्या हकूक़ हैं? आपने आइन पे अमल नहीं किया, आइन के मुद्दत में इलेक्शन नहीं कराए 2 सूबों में, आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं किया, तो ये कोई शहरी का और हुकूमत का कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं है जो मॉडर्न स्टेट में होता है। ये तो हाकिम का और बादशाह का और रियाया का रिश्ता है। अब आप देखिए कि आपके सरकारी इदारे जो हैं 1000 अरब रुपए से ज़्यादा खसारा सालाना करते हैं, उनका खसारा आप कम ही नहीं करते हैं, उनको आप बंद ही नहीं करने की ज़रूरत करते हैं। आपके सब्सिडीज़ आप अमीर लोगों को भी दे रहे हैं, जो खाद की सब्सिडी है, बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी ले रहे हैं और आम किसान भी ले रहा है, उसको भी आप ख़त्म नहीं कर रहे। तकरीबन 3000 अरब रुपए का ख़र्चा कम हो सकता है अगर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हुकूमत ज़रूरत करे और वो कम कर दे। लेकिन जो मुफाद परस्त और अशराफिया है, उसके जो मुफादात हैं उन पे क्यों वो हाथ डालें, जबकि वो खुद ही हुकूमत में हैं। अवाम जो हैं वो रो धो के चुप हो जाते हैं, उन्हें पता है कि ये तो एहतजाज करेंगे नहीं, मुजाहमत करेंगे नहीं, इसलिए जितना बोझ डाल सकते हैं। अदनान साहब, मुजाहमत की ताकत खत्म क्यों होगी? माजी में हम देखते थे कि एहतजाज कैसे मुनज़्ज़म तरीके से हो पाते थे, तब हमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो भी समझ आते थे। अब जो भी हो रहा है, अवाम उस तरह से सड़कों पर नहीं आ रही, मुजाहमत की सकत भी खत्म नहीं। मुजाहमत पहले भी कभी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे नहीं हुई। अयूब खान के दौर में एक दफ़ा हुई थी बस, उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि हमें बिट्रे कर दिया गया। जो लोग आए थे रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर वो सब कुछ नहीं कर सके, बल्कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर जबरो तशद्दुद की फ़ज़ा है। अब कौन चाहता है कि उसको उठा लिया जाए घर से और उसका पता ही ना चले और उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए या वो मार दिया जाए या उसकी घर की ख़वातीन को हरासा किया जाए। लोग इस तरह की कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं हैं, तो इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जो भी जुल्म हो रहा है। आप देखें कि मुल्क में जो डॉक्टर इशरत हुसैन की स्टडी है कि जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनकी आमदन इतनी है कि उनसे अगर 10% भी उनके मुनाफे का लिया जाए तो 300 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत उनसे नहीं करती है। 24 लाख दुकानदार हैं, उनमें से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं, बाकी से हुकूमत नहीं लेती है। और जब मिफ्ता इस्माइल ने लगाया तो नून लीग की क़यादत ने उन्हें कहा कि इसे वापस लो, तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे या हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पे तो कोई टैक्स लगाना नहीं चाहते, तो फिर के ये होता है पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो। अब बिजली जो है 25-30% बिजली जो है उसकी हुकूमत जो मुहैया करती है उसको आमदन नहीं होती, या चोरी हो जाती है या लाइन लॉसेस हैं या अदम अदायगी है। अब किसी गवर्नेंस का सिस्टम इतना ख़राब है कि आप 30% बिजली जो है उसकी कीमत वसूली नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये करते हैं कि जो बिल दे रहे हैं उन्हीं की कीमत आप बढ़ाते जाते हैं। 50 रुपए से 65 रुपए यूनिट तक हो गया है। दुकानदार भी अब परेशान हैं कि इतना जो बिल आ रहा है हम कैसे दें, हमारा दुकानों के किराए बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, कारोबार जारी रखना मुश्किल हो गया है, में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ ताज़ा बिल आए हैं, वो झटका देते हैं। अहम जो फैसला कुन जो इक़दामात करने की ज़रूरत है कि सरकारी इदारों के खसारे कम किए जाएँ, सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ या कम कर दी जाएँ, बिजली की चोरी को रोका जाए, इस पे गवर्नेंस का बहरान है। और जिन लोगों की अपनी शोहरत ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, वो पैसे बाहर भेजते रहे मॉडल गर्ल्स के ज़रिए या और उनके दही भल्ले वालों के ज़रिए उनके पास पैसे आते रहे और पापड़ वालों के ज़रिए पैसे आते रहे, वो क्या गवर्नेंस करेंगे? वो क्या इस हमाम में अदनान नादिर साहब सब एक जैसे हैं और ये ऐसी कहानियां जो शायद कभी खत्म नहीं होंगी। और इसी तरह आवाम के मसाइब भी बिल्कुल सब कपड़ों के बगैर हैं और वो बादशाह नंगा है, वो याद आ गया सारा। बहरहाल ये जो बोगस निज़ाम की हमारी बहस है ये नई नहीं है और बोगस निज़ाम की बहस भी बहुत बोसीदा हो चुकी है
और ऐसे लगता है कि अब ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो बुनियादी इस्लाहात करे, किसी में सकत भी नहीं है और सब एक जैसे हैं यहाँ पे। अबू ज़र, यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह के इकदाम होते हैं या फैसले लिए जाते हैं ना, तो जैसे अभी अदनान आदिल साहब ने कहा कि अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम के बदले लेने का मौका होता है इलेक्शन का। इस तरह की जो अवाम कुछ पॉलिसीज़ या फैसले हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अभी इलेक्शंस बहुत दूर है और ऐसा डर किसी को कोई नहीं? देखें, आप समझें जो हुकूमत होती है बनती क्यों है, एक मकसद क्या होता है रियासत का। रियासत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग मिलके एक रियासत बनाएंगे। जो हमारे जो बुनियादी हकूक हैं, जिसमें मेनली जो 3 आते थे, वो था आपका राइट टू लाइफ है, आपका लिबर्टी और प्रॉपर्टी है। उसको प्रोटेक्ट करेगी वो बॉडी पॉलिटिक जो हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, जिसको हम समाजी या इमरानी मुआहिदा भी कहते हैं जी। उसको चलाना कैसे है, वो मुआहिदा है हमारा आईने पाकिस्तान। और उसको चलाना कैसे, उसमें तर्ज हुकूमत क्या होगी, वो आइन के आपके प्रियम्बल में लिखी हुई है। वो हुकूमत होगी जो थ्रू विल ऑफ द पीपल बनेगी, एक पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा और उस ऑर्डर को हम कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके पास मैंडेट होगा कि वो फैसले करे जिससे मेरे ये सारे राइट्स अफेक्ट हों। वो एडवर्सली भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिवली भी इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके पास वो राइट होगा कि वो क्या ऐसे पॉलिसीज बनाए जो मुझे अच्छी ना भी लगे, कि लेकिन मैंने उसको क्योंकि वोट दिया है तो वो उनके हक होगा वो फैसला करने का। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आइन के अंदर सिर्फ वो शिकें हैं जहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट का जिक्र है, आर्टिकल 224 और 224 ए आपका। और वो बताती क्या है, वो ये बताती है कि इसका हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना, दैट इलेक्शन कमीशन की मदद करना। उसके अलावा उस हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो पॉलिसी डिसीजंस ले, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे मेजर फैसले करे, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे फैसले करे, डिफेंस पॉलिसी पे फैसले करे। वो नहीं कर सकते, उसके पास मैंडेट नहीं है, क्योंकि पीछे लोगों की विल नहीं है। उन्होंने उसका नैरेटिव हुकूमत का नहीं सुना या बयानिया नहीं सुना, उसका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा कि वो आके उनके को इजाजत दे के आप ये फैसले कर सकते हो। अब मसला क्या है, आपने 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट चूज की जी, आपने अपॉइंट कर दिया एक बलोचिस्तान से कोई सेनेटर है, मैंने तो पहली दफा नाम सुना है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन वो चले आपके अब प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो जिसने भी अपॉइंट कराया वो भी नहीं पता मुझे, खैर वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। उनका काम था भाई, आप पहला आपका जो आप बयान था आप दें कि आपने क्या इलेक्शन टाइम पे कराना है, हम इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद करेंगे, सिक्योरिटी हो, फाइनेंस हो, जो भी हो, हम उसके लिए रेडी हैं। अब आप एक्सपर्ट रहे हैं जी, हमने फाइनेंस का एक्सपर्ट किसको अपॉइंट करना है, डिफेंस का किसको करना है, मीडिया इंफॉर्मेशन का किसको करना है। भाई ये क्या काम है, आपका काम इलेक्शन कराना है। आपने आते साथ 30 रुपए पेट्रोल की या 18 रुपए प्राइस बढ़ा दी, आपको किसने इजाजत दी है, आपको किसने मैंडेट दिया है आप ये इस तरह के फैसले करें मेजर? आपको लोगों की मैंडेट नहीं है आपके पास। लेकिन फिर वही बात हो गई, अगर आपने, क्योंकि देखें अब प्रॉब्लम क्या आती है आयशा, इस फैसले को कल को अगर मेरा कोई पॉलिटिकल लीडर होता, बिलावल जरदारी साहब की हुकूमत होती या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, एटलीस्ट अवाम उनसे ये पूछ सकती थी तुमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, हमें नहीं कबूल ये चीज, हम तुम्हें वोट नहीं देते, हम तुम्हें अकाउंटेबल कर रहे हैं इस बात पे। लेकिन अब क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनको अकाउंटेबल भी कोई करने नहीं वाला, तो सिर्फ इस तरह की लीडरशिप में और फिर एक डिक्टेटरशिप में जिसमें आपकी मार्शल लॉ होता है, कोई फर्क नहीं रहता। So this is alien martial law because this person is not responsible for any of the decisions which he will take. So आपका बेसिक एसेंस ही खराब है। आप कहते एंड्स जो है वो कभी मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हमेशा मीन्स एंड्स जस्टिफाई करते हैं। मीन्स आपके कानूनी होने चाहिए, आईनी होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इस वजह से इस हुकूमत अगर कोई भी मेजर ये पॉलिसी डिसीजंस लेगी और अगर ये सोच रहे हैं कि ये 3 महीने से ज्यादा जाएगी, ये 6 महीने करेगी, 8 महीने करेगी और फिर वो IMF का प्रोग्राम बंद होने के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, तो ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, इस अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अभी शायद आपको लगे बड़ी अच्छी चीज, पैसे आ रहे हैं, यहाँ से अरब आ गया, 1 अरब डॉलर आ गया, वहां से आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके मुल्क को इसका नुकसान होगा, क्योंकि आइन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप लोग
तो फिर आपके मुल्क की हर चीज कॉम्प्रोमाइज होगी। आइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारा। आइन से ही आइन पे इम्प्लीमेंट होगा तो आपकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, आइन पे इम्प्लीमेंट होगा तो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर होगी। मुझे ये बताएं, आप एग्जाम्पल देता हूं, पंजाब की टेरम गवर्नमेंट 14 साल के बच्चे को घर से उठा सकती है, 3 महीने के लिए वो जेल में पड़ा रहेगा, लेकिन एक क्रिश्चियन हमारी जो मिनॉरिटी है उनका चर्च आज उस पर हमला होता रहा, उसको जलाते रहे, लेकिन वही पंजाब पुलिस गायब रही। गरीब आदमी के लिए, मासूम आदमी के लिए, पॉलिटिकल वर्कर के लिए तो ये भेड़िया बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन लाइन ऑफ जस्टिस जो है, एक्शन जो है, तो आप एक चीफ बन गए। हाँ बिल्कुल, वो इंसाफ की बुनियाद पे नहीं है, उसमें भी तकसीम है और मनपसंद किस्म का यहाँ पर रवैया है। लेकिन जो बात अबू ज़र ने जहाँ छोड़ी, राना साहब, मलबा इन पॉलिसीज़ का किसी ना किसी पे तो गिरेगा। जी आयशा जी, सिंपल सी बात है। देखें, हम लोग सिर्फ राय दे सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, और काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारी जो राय होती है, राय होती है हमारी, वो हम लोग बड़ा सोच समझ के देते हैं। अब जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है उन लोगों ने करनी है जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर, जिसकी भी हुकूमत हो। अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे चीज़ों को, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स आप वहाँ पे डिस्पर्स कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को, नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं आप जनाब देने के लिए पॉलिटिशियंस को, अब प्रिविलेजेस आप दे रहे हैं इतने इतने ज़्यादा कि वो जनाब चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, उनको आप दे रहे हैं। मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स हो रहे हैं, ये प्रॉपर मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स हैं। ये मैंने और आपने कंट्रोल नहीं करने, ये उन लोगों ने करने हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो। अच्छा, टैक्स पेयर का जो पैसा है, अगर यही टैक्स पेयर का पैसा अगर आप बाहर चले जाए हमारे किसी भी जगह पे, किसी भी वेस्टर्न मुल्क के अंदर, तो वहां पे $1 भी अगर मिसमैनेज होगा तो वो तो आपके लिए अजाब बना देगा। वो तो आपको इतना लंबा केस कर देगा आप पे, इतने इश्यूज बना देगा आपके लिए कि आपकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी हो रहे हैं। अच्छा, टैक्स, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगा दो, ठीक है जी, और लेकिन नए लोग आप टैक्स नेट पे नहीं ला सकते। आपकी मजबूरियां, सियासी मजबूरियां नहीं ला सक रहे। शब्बर जैदी साहब के आप इंटरव्यूज देखें, क्या क्या मजबूरियां उन्होंने बर्दाश्त की। लेकिन मसला ये कि जब ये लोग सीट पे होते हैं तब ये सच नहीं बोल पाते, वो मजबूरियां उनके पेश नजर जो भी होती है उनका इजहार नहीं कर पाते। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उस वक्त इनके जुबानों पे ताले लग जाते हैं, चाहे जो भी हो, ठीक है। उस वक्त जो पर्क्स मिल रहे होते हैं, जो इनको प्रिविलेजेस मिल रहे होते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें, तो इसलिए वो खामोश रहते हैं। जैसे ही वो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते हैं तो उनको जनाब चीजें याद आनी शुरू हो जाती है कि ये चीज गलत थी, वो चीज गलत थी और इसको ऐसे ठीक किया जा सकता था। देन इट्स टू लेट। जब आपके पास पावर है, व्हेन यू कैन मेक द डिसीजंस, यू आर अनएबल टू मेक दोज डिसीजंस फॉर योर ओन पर्सनल रीजंस। अगर आपसे नहीं होता, अगर आप डिसीजंस नहीं ले सकते या आप स्टैंड नहीं ले सकते, तो यू शुड लाइक स्टेप असाइड। आप क्यों मतलब कि सबको यहाँ पे चक्कर दे के रखते हैं, क्यों यहाँ पे सबको बेवकूफ बना के रखते हैं? इस हुकूमत ने कौन कौन से अब मजीद बड़े और सख्त फैसले करने हैं? जाहिर है ये तो अकाउंटेबल नहीं होंगे ना, ये तो निगरानी के लिए आए हैं और ना ही उन्होंने वो पॉलिसीज़ जारी रखी जिनका आज खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब बिजली की कीमतों में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के है क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी देखनी है, गर्दिशी कर्जा रिकॉर्ड सतह पर आ चुका है। अब आप बताएं, IMF के साथ मुआहदे में तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें थी कि डॉलर यहाँ तक जाएगा और पेट्रोल प्राइस यहाँ तक, ये कहाँ तक जाता आप देख रहे हैं? फिर रुकेगा कहाँ सिलसिला? कहीं नहीं रुकेगा, ये बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह जाएगा और ये कहीं भी नहीं रुकेगा। लेकिन ये जो पहला जो आपके 6 to 8 वीक्स होंगे इस हुकूमत के, जो ये हुकूमत बैठी हुई है, इसके लिए 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का जो टाइम है वो बहुत टफ होगा। और उसमें जितने आपको नजर आएंगी या जो आप जिसकी निशानदेही कर रही हैं, आप बता रही हैं बिजली की कीमत, यस बिल्कुल ठीक कह रही है, बढ़ेगी। पेट्रोल, यस बिल्कुल बढ़ेगा। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली आपने पहले भी कहा कि उसके सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, उसका बिल्कुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, लोगों की चीखें मजीद निकलेंगी। लेकिन ये 6 से 8 हफ्ते बहुत सख्त होंगे और इसमें मजीद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
बट एट द वेरी सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लोग जो आम आदमी है उसके घर पे जब 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, वो इन चीज़ों को नहीं समझता, वो आपसे नहीं समझना चाहता कि जनाब वो ये ऐसे हो गया गर्दिशी कर, ही डजंट नो अबाउट गर्दिशी कर्जा, ही इज इंटरेस्टेड कि उसके टेबल पे फूड आता है, 2 वक्त की रोटी आती है या नहीं आती, वो अपने बच्चे पाल सकता है नहीं पाल सकता। He is not interested in all these figures. ये facts और figures जो फज्ड हुए होते हैं, he is not interested in that. और ये कोई नई कहानी भी नहीं है ना, नई रागनी भी नहीं है, नया राग भी नहीं है, हमेशा से यही सुनते आए हैं, पुरानी कहानियां। वो चला गया, उसने ये कर दिया, अब हमने ठीक कर दिया, अब हम बिल्कुल एवरीथिंग इज गोना बी हंकी डोरी, और अब आगे जो है सख्त फैसले जो है वो करेगा और ये करेगा। तो यू नो ये इसमें एंगेज करके आप डिसेप्शन चला के कब तक चलाएंगे इसको? ठीक है, आप जो है जो चीजें जो मैं बार बार जिक्र करता हूं 3 प्रॉन स्ट्रेटजी का, वो 3 प्रॉन स्ट्रेटजी जरूर इंप्लीमेंट होनी चाहिए और उस पे अमल दरामद होना चाहिए। दैट इज द ओनली वे आउट। अगर आप 3 प्रॉन स्ट्रेटजी नहीं रखेंगे, उसके अंदर अगर 3 प्रॉन स्ट्रेटजी में एक भी कॉम्पिटेंट जो है मिसिंग होगा तो एक इशू बन जाएगा, बिल्कुल ठीक फिर है। ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे काम। तो आप दिहाड़ी से निकल के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली इवॉल्व करें। और So that is the only solution. That is the only उसके अलावा कोई solution. सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अब इसके अलावा कोई और इलाज हो भी नहीं सकता। हालत है नहायत खतरनाक नक्शा जो राना मुबश्शिर साहब ने खींचा, ये सबको दिखाई दे रहा है। जो अवाम की हालत संवारने का वादा करके और नारे लगा के आते हैं, उनकी अपनी 7 नस्लें संवर जाती है, अवाम की हालत जू की तू रहती है। आने वाले दिन मजीद सख्त हैं और शायद इन हालात से ये समझना मुश्किल नहीं है कि पिछले साल तकरीबन 8 लाख के करीब पाकिस्तानी क्यों मुल्क छोड़ के गए, और इस साल के पहले 6 माह में तकरीबन 4 लाख, जिसमें से कुछ तो हाईली क्वालिफाइड थे। तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिन कैसे हैं। क्या इस पर कोई रोक मुमकिन है? ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। आइन पर अमल करने में ही मुल्की मसाइल का हल पोशीदा है, लेकिन ऐसा एक अरसे से हो नहीं पा रहा। ये इस्तदलाल हमारे शो में अभी पेश किया गया। अच्छा, बड़ों के दरमियान फैसला हुआ है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। सोलंकी साहब, हमारे बड़े तो आप हैं, हमें ये हाल ही में पता चला था कि वो हमारे पुराने वाले बड़े तो न्यूट्रल हो चुके हैं, तो फिर ये पीडीएम के बड़ों के दरमियान फैसला हुआ कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। ये तो तय है कि जब ये मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास इन्होंने बुलाया तो वो इसी नीयत से बुलाया था कि हम जो ताज़ा तरीन जो मरदमशुमारी के नताइज हैं उसको मंजूर करेंगे, और जब वो मंजूर करेंगे तो नियाजी साहब हमारे कानूनी माहिर हैं, वो आपको बताएंगे कि आर्टिकल 51 जो है वो ये कहता है कि इलेक्शंस जो आखिरी ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस है उस पे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ उन्होंने बांध दिए। अब इलेक्शन कमीशन को जब इन्होंने कहा है कि जी आप हल्का बंदियां करें, तो वो तो कहते हैं कि हमें 4 महीने हल्का बंदियों में लगेंगे, उसके बाद 54 दिन उनको चाहिए इलेक्शन मुहिम के लिए, जो कि इलेक्शन एक्ट में लिखा है। तो ये तो खुद ही जाकर उन्होंने वस्त फरवरी में खड़ा कर दिया आपको। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, चैलेंज हो गया है, तो अब देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन आइन के इस आर्टिकल 51 के तहत जो ये काम हो रहा है उस पर क्या कहते हैं। और अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इलेक्शन की तारीख का अख्तियार जो है वो भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। तो चंद दिन जो है आने वाले वो काफी दिलचस्प होंगे। कितने दिलचस्प हो सकते हैं ये सारे सवाल जो आपने उठाए सोलंकी साहब? वो ज़ाहिर है आईनी और कानूनी हैं, तो इस पे अबूज़र से ही जान लेते हैं। अबूज़र, ये चैलेंज किया जाना, क्या रिजल्ट इसका आ सकता है सामने सुप्रीम कोर्ट में? देखें, ये अब सुप्रीम कोर्ट मींस द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय काजी फायदीसा साहब, क्योंकि बंदयाल साहब का आखिरी मेरे ख्याल से दिस इज द लास्ट मंथ, तो ये केस मेरे ख्याल से काजी साहब के टाइम भी सुना जाएगा। और बड़े आइन के ऊपर बिलीव करने वाले जज हैं, काफ़ी बहादुर जज हैं, और आई होप कि जो आइन की कमांड है उसको अपहोल्ड करेंगे वो। और आपने ऐसा क्यों कहा कि ये तभी सुना जाएगा? ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला नहीं है, और उसमें 2 निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो नुक्ता उठाया गया, फिर
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो तश्कील है उसको भी गैर आईनी कहा गया है। ये नुक्ते अहम नहीं है और फौरी समात के मुतकाजी नहीं है? देखिए, जब कोई चीज चैलेंज की जाती है तो एक तो उसका फैसला भी किया जाता है चैलेंज, और साथ उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी चैलेंज की जाती है। अब उसमें लिखा हुआ है आइन में, आपके जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होगी उसमें आपके सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और 3 फेडरल मिनिस्टर्स उसका हिस्सा होंगे। अब उसमें वर्ड चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो चीफ मिनिस्टर वो है जो इलेक्टेड सीएम होगा, वो इंटरिम सीएम की बात नहीं करता। इंटरिम सीएम की बात केयर टेकर की वहीं आती है जब आपके आर्टिकल 224 की बात करता है। उसके अलावा जहां जहां वर्ड इलेक्टेड सीएम लिखा हुआ है, दैट मींस द इलेक्टेड सीएम, नॉट द केयर टेकर सीएम। तो बिल्कुल ये इस बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है कि जिसके 2 मेंबर्स जो थे वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, आपका जो आइन का जो इलेक्शन पे फोकस करता है, इलेक्टेड लोगों पे फोकस करता है, उसके मुताबिक नहीं था। और उसके अलावा देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, आप बेशक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि उनके पास पावर है, एंट्री है उस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, उन्होंने ही सेंसस अप्रूव करना होता है, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हल्का बंदियां भी होनी होती हैं, ये भी आपके आइन कानून में लिखा हुआ है। लेकिन आपको अगर हल्का सेंसस के बाद देखें, अगर आपको फॉर इंस्टेंस सीटें बढ़ानी है, अभी 342 सीटें हैं, 336 जमा 332 जमा 10 जो है रिजर्व मिला के 342। अगर आपने सीटें बढ़ानी है तो फिर आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत है, क्योंकि सीटें आइन के अंदर ही लिखी हुई हैं। 350 करनी, 370 करनी है, अगर बढ़ती हैं तो आइन में तरमीम की जरूरत है। तो मुझे सेंसस के अप्रूवल की बेसिस पे इलेक्शन अगर डिले ये चाहते हैं कि इन, तो उसके आइन की तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। ये तो फिर नेवर एंडिंग साइकिल होगा। फिर 10 साल की हुकूमत आएगी, वो पता चलेगा हर 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहा है, हर 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहा है। तो जिन लोगों ने ये सेंसस अप्रूव किया है वही सड़कों पर निकले होंगे, फिर सारे एहतजाज कर रहे होंगे। तो इस वजह से इस तरह की एग्जाम्पल सेट ना करें। आप जो आइन में मुद्दत दी भी है उसके अंदर इलेक्शन कराए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जमहूरियत से बेहतर हुकूमत कोई नहीं है। वर्स्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। आपका स्लो प्रोसेस है, आपके इदारे मजबूत होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब इंटरफेरेंस आएगी गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से इस प्रोसेस के अंदर, तो मुल्क आपका बैकवर्ड जाता है, 10 साल पीछे जाता है, 5 साल पीछे जाता है। लॉन्ग टर्म आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, ना ग्रोथ होती है, ना इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं। हमेशा ये हमारा मुल्क का यही अलमिया रहा है। तो इस वजह से कर मैच्योर हो चुके हैं। अब खान साहब को भी एक तजर्बा हो चुका है कि इसका, बल्कि हार्ड किस्म का तजर्बा हो चुका है इस मुल्क में किस तरह जमहूरियत को पेशब खून मारा गया इस मुल्क में। अब जिनको आपने याद किया ना, उनकी अपीलों पर भी समाअत 22 अगस्त को होने जा रही है। हम उसका भी आपकी से इसलिए जानना चाहते हैं कि कुछ रिलीफ तो हमें मिलता दिखाई दे रहा है। शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी साहब को मिला, तो क्या एक्सपेक्ट किया सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा ही रिलीफ चेयरमैन पीटीआई के लिए? बाबर सतार साहब जो है ना, वो हम उनको बड़ा असर तक टीवी पे देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। बल्कि मैंने तो जब डॉन अखबार में मुझे भी दिल करता था लिखने का, तो मैंने लिखना सीखना, तो बाबर साहब की राइटिंग्स देखी वो किस तरह लिखते हैं, तो हमने भी फिर लिखना शुरू किया। बड़े दबंग आदमी है, दिलेर आदमी है। देखें, इट इज नॉट द गन, नंबर ऑफ गन दैट काउंट्स, द मैन बिहाइंड द गन दैट काउंट्स। तो इस वजह से बाबर सतार साहब के पास ये कोई भी केस जाता, इस तरह के सियासी केस जिनमें कोई मेरिट नहीं होता, उनका यही डस्टबिन में जाते हैं ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये जिस तरह के सियासी केसेस होते हैं, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपको दबाना है, उनको कहीं उनसे कोई स्कोर सेटल करना है, तो उनका फेट जो होता है मेरिट पे कुछ नहीं होता। जितने भी देख लेते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी वाला केस है, वो अभी तक कभी साइट नहीं किया हम लोगों ने। हम जब पढ़ते हैं कि जी 109 के केस में फांसी हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसमें जजेस ने फिर डिसाइड भी किया था, लेकिन वो कोई केस मानता नहीं है उस फैसले को। इस वजह से ये तोशाखाना का केस बिल्कुल केस साइफर, वो जो उसका मुकदमा दर्ज हुआ गुमशुदगी का, वो खतरनाक साबित हो सकता है। ये खतरनाक तो देखें हालात के हिसाब से केस बनते हैं। अगर कानूनी तौर पे देखें तो इन केसेस में कोई जान नहीं है। ये सारे केसेस जो हैं, मुझे इनमें पॉलिटिकल एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस हैं जितने भी हैं। अगर अभी मुल्क के हालात साजगार हों तो ये केसेस आपको लगेगा शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा, ये केस कैसे बन गया, ये तो इसमें तो कोई मेरिट ही नहीं था। आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी। तो ये जब अपील स्टेज पे जाते हैं केसेस, आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल, जो 13 साजिश केस था मियां नवाज शरीफ साहब के, ये टेररिज्म का केस है, बहुत बड़ा केस है, तो बच ही नहीं सकते। क्या फैसला पढ़ लें आप, 2007 में रिपोर्ट पीएलडी पेज 642 के अंदर,
ऐसा ही है अबूजर, इन शॉर्ट कभी के दिन बड़े कभी की रातें, और ये पहिया घूमकर म्यूजिकल चेयर है जो पाकिस्तानी सियासत रहता है। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी, हमारे पास मुख्तसर है। अदनान नादिर साहब, आपके जो बसीरत है उसकी रोशनी में ये जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा कि शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनके जाते ही FIA ने ना 4 मुबैना वाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बड़ों का मूड बदलते भी देर नहीं लगती, वक्त का पहिया उल्टा घूमते भी देर नहीं लगती, और अब सुना है कि वो ये इसी हफ्ते या नेक्स्ट वो जा रहे हैं लंदन। कोई नया लंदन प्लान है? मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी वहाँ पहुँचना है? देखें, अब इक़्तिदार का मज़ा तो ले लिया 16 महीने, ना उनकी कमर में तकलीफ़ हुई ना वो बीमार हुए। पहले तो वो अक्सर बीमार रहते थे, कमर में तकलीफ़ होती थी, अदालतों में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश हो जाते थे। अब जाहिर है जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, जब नहीं होते तो अक्सर व बेशतर लंदन में ही रहते हैं। पाकिस्तान को रहने की जगह ये तो हम जैसे गरीब गुरबा मिस्किनों के लिए है। तो जो माशाल्लाह दौलतमंद लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, उन्हें लंदन में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में वो क्या करेंगे? आलूदा फ़ज़ा में अब सर्दी आ जाएगी, यहाँ इतनी स्मोक होगी, फिर वर्कर तंग करते रहते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, कोई टिकट मांगने आ जाएगा। तो बिला वजह उनके जो फुर्सत के लम्हात में वो पुरसकून रहकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं लंदन में, वो पाकिस्तान में तो नहीं गुजार सकते। दुबई में महल होना चाहिए हमारे हुक्मरान तबके के लिए, लंदन में होना चाहिए। पाकिस्तान में तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए इन लोगों को आना चाहिए। ये इनकी मेहरबानी है, हम पे बड़ा करम है कि वो पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान आकर हम पर हुकूमत करते हैं, वरना वो लंदन बैठ के भी कर सकते हैं जैसे मलका विक्टोरिया किया करती थी। ये तो इनकी इनायत है पाकिस्तानी कौम पे कि जब हुकूमत करने का वक्त होता है तो ये पाकिस्तान के गर्म माहौल में और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जहाँ पे बहुत एलर्जी भी होती है, एलर्जी मौसम बहार में, और जहाँ स्मोक भी होती है, वहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए, इलेक्शन की आप बातें कर रही थी, राजा रियाज कह रहे हैं फरवरी में होंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। अभी इन्होंने कौन सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल किया? इलेक्शन कमीशन ने भी अमल नहीं किया, 90 रोज़ की डेडलाइन भी गुजर गई। आइन तो डंडा है, आइन ये नहीं है जो तहरीरी आइन है, असल आइन है डंडा। तो जब डंडा हो तो आइन तो फिर वो जो भी मतलब है, ये जो निश्तर है ना अदनान नादिर साहब, इनमें बहुत दर्द पन्हा है। हम हंस के इसको गुजार लेते हैं, लेकिन ये इसके पीछे बहुत बड़ा अलमिया है, हमारी तारीख है, हैसियत और औकात है। हम तो वही बता रहे हैं ना आपको कि हम रियाया हैं, अपनी औकात बता रहे हैं कि हमारी यही औकात है। अभी राना साहब, वहाँ क्या फैसले होने जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे, नून लीग क्या सोचेगी नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से या अपने बयानिए पर? देखें, एक चीज़ में इससे पहले कि आपके सवाल को मैं जवाब दूँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रा शेयर कर लूँ। राजा रियाज साहब प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं काकड़, उनके बनने से 1 रोज़ 2 रोज़ पहले मेरे शो में आके कह चुके थे बड़ा क्लैरिटी के साथ कि 15 फरवरी से 1 हफ्ता आगे 1 हफ्ता पीछे किसी वक्त भी इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा चले, राजा रियाज साहब की बात 1 मिनट के लिए चले मान भी ली जाए, जो दिल तो नहीं करता, लेकिन चलो मान भी ले। वह मुकाना जी, मैं तो मुकाना चाहना, लेकिन मुकाना ले मुकान नहीं देते। खैर एनीवेज, सो वो उसमें इलेक्शंस होते हुए आप कैसे इलेक्शंस कराएंगे? मुश्किल है, मुझे नहीं पता कैसे उसको आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। जिस तरीके से आप आगे चल रहे हैं, जिस तरीके से मसाइल आगे चल रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे प्लान किए जा रही है चीज़ें, उससे मेरा नहीं ख्याल कि आप फरवरी में भी इलेक्शंस करा सकेंगे। एंड सेकेंडली, जो बातें, जो नाम वजीर आजम के लेके ये लोग बैठे हुए थे, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, वो तो नाम आए नहीं। और ऊपर से आपने अभी शहबाज शरीफ साहब की जो बात की, जो केसेस उन पे जनाब खुल गए, अभी तो मजीद खुलने हैं लोगों पे, अभी उनके जाते साथ खुले हैं। FIA की तरफ से जो इंक्वायरी शुरू की गई है, आप कह रहे हैं उन पे, आप बता रहे हैं कि उन पे भी खुलने जा रहे हैं राना साहब? नहीं, आप तो डरा रहे हैं राना साहब। नहीं, आप बता रहे हैं वो लंदन से वापस नहीं आएंगे कि जो अच्छा, मैं तो कह रहे हैं आयशा जी कि जेड़े लोग बैठे रहने 16 महीने थे, उनमें से कई लोगों के खिलाफ केसेस खुल सकते हैं। और नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एंटीसिपेटेड है। अगर वो रिवर्स हो जाए तो फिर तो पहिया वाकई उल्टा घूमेगा, फिर तो टेबल्स कैन बी डन। मेरे ख्याल में एवरीवन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑन अ सीरियस नोट। एवरीवन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसका ताल्लुक किसी से भी जमात से चाहे हो, तो वो 16 महीने ये जो समझा जाए कि एवरीवन में सारे आते हैं कि जमातें आती हैं?
क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं सब आते हैं एवरीवन में, या मुश्किल बात कह रहे हैं? हाँ हाँ, मुश्किल बात कह रहे हैं। अच्छा, आप ना सारी जमातें जो भी जमातें रही हैं हुकूमत में 16 माह, जो रहे हैं लोग, और उन्होंने जो मतलब जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले गए, जिन्होंने एक्सट्रीम पे लुट मचा दी हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, ये याद रखिएगा मेरी बात। उनकी नहीं हो सकती राना साहब। वैसे आज तक तो पाकिस्तान की तारीख में हुई नहीं है, आज तक कभी किसी। चलो ना सही, लेकिन एक हाथ जरूर पड़ेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। वो पाए तकमील तक ना पहुंचेगा। पाकिस्तान में लोग बदनाम हो जाते हैं, बात बदनामी तो बहुत हो जाती है, चीजें लीक सारी हो जाती हैं, लेकिन एहतसाब नहीं होता। बदनाम होने से और नाम हो जाता है उनका। कोई चीज छुपी नहीं रहती। हाँ। और लोग बदनामी से डरते नहीं, वो कहते हैं इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। अबू सर, आप क्या कह रहे थे? हाँ, बंदा ढीठ होना चाहिए। अगर पता चले कि 12 अरब के असासे निकला है एक सरकारी अफसर के, तो जिस सहाफी ने वो खबर दी होगी उसके खिलाफ केस बन जाएंगे, लेकिन सरकारी अफसर के खिलाफ केस बनेगा। हाँ, इम्तियाज का एक मिसाल तो आपने सामने रख दी। जब इस तरह की बहुत सी मिसालें होंगी तो फिर वहाँ सुधार बहुत मुश्किल है। इस पर सोचना अलबत्ता आसान है। जी मुर्तजा नियाज़ी साहब, नियाज़ी साहब, बात ये है कि तमाम अफसर बराबर होते हैं, लेकिन अफसर ज्यादा बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल। चलें, इसके साथ ही नाज़रीन चाहेंगे आपसे इजाजत। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।